हेलो दोस्तों, मेरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर के थाना थाटीपुर के थाना प्रभारी R.B.S. विमल 5 अगस्त की रात करीब 3 बजे इलाके की गश्त लगाकर थोड़ा सुस्ताने के मूड में थे। तभी उनके पास किसी महिला का फोन आया। महिला ने कहा, सर, मैं त्रिप्तिंगा से बोल रही हूँ। मेरे पति रविदत्त दुबे का मर्डर हो गया है। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इतना कहने के बाद महिला सिसकने लगी। अपना नाम तक नहीं बता पाए। थाना प्रभारी ने उससे कहा भी, आप कौन बोल रही हैं? घटनास्थल और आसपास की लोकेशन के बारे में कुछ बताए। वहां पास में और कौन सी जगह है? कोई चर्चित दुकान, शोरूम या स्कूल आदि है तो उसका नाम बोलिए। सर, मैं भारती दुबे हूँ। त्रिप्तिंगा के प्रवेश द्वार के पास ही लोक निर्माण इलाके में टाइम कीपर दुबे जी का मकान पूछने पर कोई भी बता देगा। महिला बोली, घटनास्थल का किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने की सख्त हिदायत देने के कुछ समय बाद ही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ घनी आबादी वाले उस इलाके में पहुंच गए। थाना प्रभारी R.B.S. विमल और एसआई तुलाराम कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों को अलसुबह देखकर वहां के लोग चौंक गए। लोगों से भारती दुबे का घर मालूम करके वह वहां पहुंच गए। जब वह पहली मंजिल पर पहुंचे तो एक कमरे में भारती के पति रविदत्त दुबे की लाश पड़ी थी। पुलिस के पीछे पीछे कुछ और लोग भी वहां आ गए। उनमें ज्यादातर परिवार के लोग ही थे। थाना प्रभारी ने लाश का मुआयना किया तो बिस्तर पर जहां लाश पड़ी थी वहां भारी मात्रा में खून भी निकला हुआ था। उनके पेट में गोली लगी थी, मुंह से भी खून निकल रहा था। लाश की स्थिति को देखकर खुद गोली मारकर आत्महत्या का भी अनुमान लगाया गया, किंतु वहां हत्या का न कोई हथियार नजर आया और न ही सुसाइड नोट मिला। घर वालों ने बताया कि उन्हें किसी ने सोते वक्त गोली मारी होगी। हालांकि इस बारे में सभी ने रात को किसी भी तरह का शोरगुल सुनने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी ने मौके पर फोरेंसिक टीम भी बुला ली। पुलिस को यह बात गले नहीं उतरी। फिर भी थाना प्रभारी ने हत्या के सुराग के लिए कमरे का कोना कोना छान मारा। उन्होंने घर का सारा कीमती सामान भी सुरक्षित पाया। इसका मतलब साफ था कि बाहर से कोई घर में नहीं आया था। अब बड़ा सवाल यह था कि जब बाहर से कोई आया ही नहीं तो रविदत्त को गोली किसने मारी? फोरेंसिक एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव ने रविदत्त के पेट में लगी गोली के घाव को देखकर नजदीक से गोली मारे जाने की पुष्टि की। जांच के लिए खोजी कुत्ते की मदद ली गई। कुत्ता लाश सूंघने के बाद मकान की पहली मंजिल पर चक्कर लगाता हुआ नीचे बने कमरे से आ गया। वहां कुछ समय घूमकर बाहर सड़क तक गया, फिर वापस बेडरूम में लौट आया। बैग के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। उसने ऐसा 3 बार किया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने बेडरूम सहित अन्य स्थानों के सबूत इकट्ठे किए। इन सारी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही भादमुई की धारा 302/34 के तहत अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस को दुबे परिवार के बारे में भारती दुबे से जो जानकारी मिली वह इस प्रकार थी। ग्वालियर के थाटीपुर के त्रिप्तिंगा निवासी 58 वर्षीय रविदत्त दुबे अपनी पत्नी भारती, 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ रहते थे। रविदत्त लोक निर्माण विभाग में टाइम कीपर की नौकरी करते थे। उनकी नियुक्ति कलेक्टरेट स्थित निर्वाचन शाखा में थी। साल 2006 में पहली पत्नी आभा की बेटे के जन्म देते वक्त मौत हो गई थी। उसके बाद उन्होंने साल 2007 में केरल की रहने वाली भारती नाम की महिला से विवाह रचा लिया था। वह हिंदी भाषी और भिन्न संस्कार समाज की होने के बावजूद दुबे परिवार में अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। दुबे ने भारती से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद भारती ने दिवंगत आभा के 3 बच्चों को अपनाने और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रहने दी थी। बड़ी बेटी कृतिका की शादी नयापुरा इटावा निवासी राममोहन शर्मा के साथ हो चुकी थी।
किंतु उसका ससुराल में विवाद चल रहा था। इस वजह से वह पिछले 3 सालों से अपने मायके में ही रह रही थी। छोटी बेटी सलोनी अविवाहित थी। पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए कई बिंदुओं पर ध्यान दिया। मृतक की पत्नी भारती और बड़ी बेटी कृतिका समेत छोटी बेटी सलोनी ने पूछताछ में बताया कि 4-5 अगस्त की आधी रात को तेज बारिश होने कारण लाइट बार बार आ जा रही थी। रात तकरीबन 9 बजे खाना खाने के बाद वे अपने घर की पहली मंजिल पर बने बेडरूम में सोने के लिए चली गई थी। घटना के समय परिवार के सभी बाकी सदस्य एक ही कमरे में सोए हुए थे। भारती और बड़ी बेटी कृतिका को रात के 2:30 बजे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी थी तो उन्होंने हड़बड़ा कर उठकर लाइट का स्विच ऑन किया। इधर उधर देखा, वहाँ सब कुछ ठीक लगा। वह तुरंत बगल में रविदत्त दुबे के कमरे में गई। देखा बेड पर वह खून से लथपथ पड़े थे। उनके पेट से खून निकल रहा था। कृतिका और भारती ने उन्हें हिलाया डुलाया, तब भी उनमें कोई हरकत नहीं हुई। नाक के सामने हाथ ले जाकर देखा, उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। फिर भारती ने दूसरे रिश्तेदारों को सूचित करने के बाद पुलिस को सूचित कर दिया। थाना प्रभारी को दुबे हत्याकांड से संबंधित कुछ और जानकारी मिल गई थी, फिर भी वह हत्यारे की तलाश के लिए महत्वपूर्ण सबूत की तलाश में जुटे हुए थे। घटनास्थल पर तहकीकात के दौरान एसआई तुलाराम कुशवाहा को दुबे की छोटी बेटी पर शक हुआ था। कारण उसके चेहरे पर पिता की मौत से दुखी होने जैसे भाव की झलक नहीं दिखी थी। उन्होंने पाया कि सलोनी जबरन रोने धोने का नाटक कर रही थी। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू तक नहीं निकले थे। घर वालों के अलग अलग बयानों के कारण दुबे हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही थी। उसे सुलझाने का एकमात्र रास्ता कॉल डिटेल्स को अपनाने की योजना बनी। मृतक और उसके सभी परिजनों के मोबाइल नंबर लेकर उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। तब किसने किससे बात की, उनके बीच क्या क्या बातें हुईं, उनमें बाहरी सदस्य कितने थे, कितने परिवार वाले, वे कौन थे, इत्यादि कॉल डिटेल्स का अध्ययन किया गया। उनमें एक नंबर ऐसा भी निकला जिस पर हर रोज लंबी बातें होती थीं। पुलिस को जल्द ही उस नंबर को इस्तेमाल करने वाले का भी पता चल गया। रविदत्त दुबे की छोटी बेटी सलोनी उस नंबर पर लगातार बातें करती थी। पुलिस ने उस फोन नंबर की जांच की तो वह नंबर परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार का नहीं था, बल्कि ग्वालियर में गल्ला कठोर के रहने वाले पुष्पेंद्र लोधी का निकला। पुलिस इस जानकारी के साथ पुष्पेंद्र के घर जा धमकी। वह घर से गायब मिला। इस कारण उस पर पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। फिर पुलिस ने 14 अगस्त की रात में उसे दबोच लिया। उससे पूछताछ की। पहले तो उसने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में सख्ती होने पर उसने दुबे की हत्या का राज खोलकर रख दिया। साथ ही उसने स्वीकार भी कर लिया कि रविदत्त दुबे की हत्या उसने सलोनी के कहने पर की थी। उन्हें देशी तमंचे से गोली मारी थी। पुष्पेंद्र ने पुलिस को हत्या की जो वजह बताई, वह भी एक हैरत से कम नहीं थी। पुलिस सुनकर दंग रह गई कि कोई जरा सी बात पर अपने बाप की हत्या भी करवा सकता है। बहरहाल पुष्पेंद्र के अपराध स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल 315 बोर का तमंचा भी बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पुष्पेंद्र लोधी ने बताया कि वह पिछले 1 साल से सलोनी का सहपाठी रहा है। सलोनी के एक दूसरे सहपाठी करण राजौरिया से प्रेम संबंध थे। दोनों एक दूसरे को दिलोजान से चाहते थे। उसकी तो सलोनी से केवल दोस्ती थी। उसने बताया कि एक बार करण के साथ सलोनी को रविदत्त दुबे ने घर पर ही एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले देख लिया था। अपनी बेटी को किसी युवक की बाहों में देखना रविदत्त को जरा भी गवारा नहीं लगा। उन्होंने उसी समय सलोनी के गाल पर तमाचा जड़ दिया। बताते हैं कि तमाचा खाकर सलोनी तिलमिला गई थी। उसने अपने गाल पर पिता के चांटे का जितना दर्द महसूस नहीं किया, उससे अधिक उसके दिल को चोट लगी।
उस वक्त करण तो चुपचाप चला गया, लेकिन सलोनी बहुत दुखी हो गई। यह बात उसने अपने दोस्त पुष्पेंद्र को फोन पर बताई। फोन पर ही पुष्पेंद्र ने सलोनी को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह उसकी सलाह सुनने को राजी नहीं हुई। करण के साथ पिता द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और उसके सामने थप्पड़ खाने से बेहद अपमानित महसूस कर रही थी। अपनी पीड़ा दोस्त को सुनाकर उसने अपना मन थोड़ा हल्का किया। उसने बताया कि उस घटना से करण भी बहुत दुखी हुआ था। उसके बाद से उसने एक बार भी सलोनी से बात नहीं की, जिससे उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सलोनी समझ रही थी कि उसके पिता उसकी मोहब्बत के दुश्मन बन बैठे हैं। इस तरह सलोनी लगातार फोन पर पुष्पेंद्र से अपने दिल की बातें बताकर करण तक उसकी बात पहुंचाने का आग्रह करती रही। एक तरफ उसे प्रेमी द्वारा उपेक्षा किए जाने का गम था, तो दूसरी तरफ पिता द्वारा अपमानित किए जाने की पीड़ा। सलोनी बदले की आग में झुलस रही थी। उसने पिता को ही अपना दुश्मन समझ लिया था। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन पुष्पेंद्र की बदौलत सलोनी की करण से मुलाकात हो गई। उसने मिलते ही करण से माफी मांगी, फिर कहा, तुम अब भी दुखी हो। मैं कर भी क्या सकता था उस वक्त? करण झेपते हुए बोला, सारा दोष पापा का है। उन्होंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। सलोनी बोली, तुम्हें भी तो थप्पड़ जड़ दिया। कम से कम वह तुम्हारी राय तो जान लेते। एक बार करण बोला, यही तकलीफ तो मुझे है। आव न देखा ताव, सीधे थप्पड़ जड़ दिया। माँ रहती तो शायद यह सब नहीं होता। माँ सब कुछ संभाल लेती। कहती हुई सलोनी की आंखें नम हो गईं। कोई बात नहीं, मैं उनसे एक बार बात कर लूं। करण ने सुझाव दिया। अरे, कोई फायदा नहीं होने वाला। दीदी को लेकर वह हमेशा गुस्से में रहते हैं। दीदी की मर्जी से शादी नहीं हुई थी। नतीजा देखो, उसका घर नहीं बस पाया। न पति अच्छा मिला और न ससुराल। 3 साल से मायके में हमारे साथ बैठी है। सलोनी बिफरती हुई बोली, तुम्हारी भी शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं क्या? करण ने पूछा। ऐसा करने से पहले ही मैं उनको हमेशा के लिए शांत कर दूंगी। सलोनी गुस्से में बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? करण ने पूछा। मेरा मतलब एकदम साफ है। बस तुमको साथ देना होगा। उनके जीते जी हम लोग एक नहीं हो पाएंगे। हमारा विवाह नहीं हो पाएगा। सलोनी बोली। मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? करण ने पूछा। इस पर सलोनी उसके कान के पास मुंह ले जाकर धीमे से जो कुछ कहा उसे सुनकर करण चौंक गया। अचानक मुंह से आवाज निकल पड़ी, क्या? यह क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। पापा को रास्ते से हटाए बगैर कुछ नहीं होगा। और हाँ, यह काम तुम्हें ही करना होगा। सलोनी बोली। नहीं, मैं नहीं कर सकता हत्या जैसा घिनौना काम। करण ने एक झटके में सलोनी के प्रस्ताव पर पानी फेर दिया। उसने नसीहत देते हुए उसे भी ऐसा करने से मना किया। सलोनी से 2 टूक शब्दों में उसने कहा कि भले ही वह उससे किनारा कर ले, मगर ऐसा वह भी कतई न करे। उसके बाद करण अपने गांव चला गया। उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। करण से उसका एक तरह से संबंध खत्म हो चुका था। यह बात उसने पुष्पेंद्र को बताई। पुष्पेंद्र से सलोनी बोली कि करण के जाने के बाद उसका दुनिया में उसके सिवाय और कोई नहीं है, इसलिए दोस्त होने के नाते वह उसकी मदद करे। उसने तर्क दिया कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो उसका हाल भी उसकी बड़ी बहन जैसा हो जाएगा। एक तरह से सलोनी ने पुष्पेंद्र से हमदर्दी की उम्मीद लगा ली थी। पुष्पेंद्र सलोनी की बातों में आ गया। वह उसकी लच्छेदार बातों और उसके कमसिन हुस्न के प्रति मोहित हो गया था। मोबाइल पर घंटों बातें करते हुए सलोनी ने एक बार कह दिया था वह उसे करण की जगह देखती है, उससे प्रेम करती है। करण तो बुजदिल और मतलबी निकला, लेकिन उसे उस पर भरोसा है। यदि वह उसका काम कर दे तो दोनों की जिंदगी संवर जाएगी।
उसने पुष्पेंद्र को हत्या के एवज में 1 लाख रुपए भी देने का वादा किया। पुष्पेंद्र पैसे का लालची था। उसने सलोनी की बात मान ली और फिर योजनाबद्ध तरीके से 4 अगस्त 2021 की रात को तकरीबन 10 बजे उसके घर चला गया। सलोनी ने उसे परिवार के लोगों की नज़रों से बचाकर नीचे के कमरे में छिपा दिया, जबकि परिवार के लोग पहली मंजिल पर थे। कुछ देर बाद जब घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो गए तो रात के 2:30 बजे सलोनी नीचे आई और पुष्पेंद्र को अपने साथ पिता के उस कमरे में ले गई जहां वह सो रहे थे। रविदत्त अकेले गहरी नींद में पीठ के बल सो रहे थे। पुष्पेंद्र ने तुरंत तमंचे से रविदत्त के पास जाकर गोली मारी और तेजी से भागकर अपने घर आ गया। पुलिस के सामने पुष्पेंद्र द्वारा हत्या का आरोप कबूलने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। सलोनी को भी तुरंत थाने बुलाया गया। उससे जैसे ही थाना प्रभारी ने उसके पिता की हत्या के बारे में पूछा तो वह नाराज होती हुई बोली, सर, मेरे पिता की हत्या हुई है और आप मुझसे ही सवाल जवाब कर रहे हैं। यहाँ तक कि सलोनी ने परेशान करने की शिकायत गृहमंत्री तक से करने की धमकी भी दी। थाना प्रभारी B.S. विमल ने जब पुष्पेंद्र लोधी से मोबाइल पर पिता की हत्या से पहले और बाद की बातचीत का हवाला दिया, तब सलोनी के चेहरे का रंग उतर गया। तब थाना प्रभारी विमल ने पुष्पेंद्र द्वारा दिए गए बयान की रिकॉर्डिंग उसे सुना दी। फिर क्या था, उसके बाद सलोनी अब झूठ नहीं बोल सकती थी। अंततः सलोनी ने भी कबूल कर लिया कि पिताजी की हत्या उसने ही कराई थी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को रविदत्त दुबे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। वहां से उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।